इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 सिविक्स की बुक का चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। एब्रप्टली वीडियो बंद हो गया था, तो यहाँ से फिर हम देखते हैं यहाँ से। हाँ, ऑन बीइंग इन अ डेट मतलब उधार में होना। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि फार्मर्स जैसे कि सीकर जो है उनको बोरो करनी पड़ती है, मनी उनको उधार लेना पड़ता है ताकि वो कुछ चीज़ें खरीद पाएँ, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह। तो ये मनी जो है वो मनी लेंडर्स से, जो ज़मींदार होते हैं उनसे बोरो करते हैं। अगर सीड गुड क्वालिटी के नहीं हुए या फिर उन पे कीड़ों ने अटैक कर दिया, तो अगर फसल ख़राब हो गई तो उनको डेट वापस करना, उधार वापस करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। क्रॉप जो है वो मानसून की वजह से भी बर्बाद हो जाती हैं, जैसे कि कई बार बारिश सही ना पड़े या फिर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाए। जब ऐसा होता है तो फार्मर्स जो है वो लोन बैक पे नहीं कर पाते हैं और फैमिलीज़ को सर्वाइव करना पड़ता है। मतलब बहुत ही बुरी हालत हो जाती है फैमिलीज़ की और उनको और ज़्यादा मनी उधार लेनी पड़ती है। अब सून जो है लोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो कितना भी अर्न कर ले, वो उसको पैसे को वापस कर ही नहीं पाते हैं। वो उधारी के जाल में फंस जाते हैं, कॉट मतलब फंस जाते हैं उधारी के जाल में। इसलिए रिसेंटली कई सारे हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि फार्मर डिस्ट्रेस में आकर के कई बार सुसाइड कमिट कर लेते हैं। उनकी इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि उनका उधार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो पूरी ज़िंदगी भी अगर मेहनत करें तो भी उस उधार को वापस नहीं कर पाते। इस वजह से वो सुसाइड कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग पेडी उगा रहे हैं यहाँ पर लगभग 20 एकड़ के लैंड में। रामलिंगम एंड करूथम्मा। तो आप देखिए, इन एडिशन टू लैंड, जो रामलिंगम के पास 120 एकड़ का लैंड था। रामलिंगम की एक राइस मिल भी है और उनकी शॉप भी है जो कि सीड्स और पेस्टिसाइड्स को बेचती है। और राइस मिल के लिए वो खुद की भी मतलब अपना पैसा भी उन्होंने लगाया है राइस मिल को लगाने के लिए, और उन्होंने कुछ उधार भी लिया है बैंक से। वो पेडी खरीदते हैं पास के, मतलब जो चावल है वो पास के गांव से खरीद लेते हैं, और राइस जो है वो उनकी मिल में जो है प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, और ट्रेडर्स को बेच देते हैं। जो कि मतलब राइस को काफ़ी ज़्यादा क्लीन करना होता है, साफ़ सफाई भी करनी होती है ना, इसके लिए राइस मिल्स होती हैं। और ये रामलिंगम की मिल में ये काम हो जाता है और इससे उसकी इनकम काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये हमने देखा रामलिंगम के बारे में। अब हम लोग एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर लेबरर्स जो खेतों में काम करते हैं, लेबर्स और फार्मर्स इंडिया में पूरे। तो कालपट्टू विलेज के बारे में हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, मतलब जो खेती मतलब किसान काम करते हैं। किसान क्या कहें आप, वो ऐसे लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं जिनके पास अपना लैंड नहीं होता, जैसे कि तुलसी। और कुछ स्मॉल फार्मर्स भी होते हैं, सेकर जैसे। कुछ बड़े फार्मर्स भी होते हैं, रामलिंगम जैसे। इंडिया में लगभग in India nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural laborer families। तो 5 में से जो है 2 तो एग्रीकल्चर लेबरर्स ही हैं, मतलब उनके पास अपना कोई लैंड नहीं है। इंडिया में लगभग वही है, देखिए यहाँ हो गया। और अब सारे के सारे डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों पे कि उनको कहीं से काम मिल जाए, या फिर कुछ ऐसे हमारे देश में किसान हैं जिनके पास लैंड तो है मगर बहुत ही कम लैंड है। मतलब कुछ किसान हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है, कुछ हैं जिनके पास बहुत थोड़ा लैंड है, और बहुत ही कम ऐसे किसान हैं जिनके पास बड़ा लैंड हो। अगर जो छोटे फार्मर्स होते हैं जैसे कि शेखर जैसे, जिसके पास 2 एकड़ लैंड है, तो वो बहुत ही कम उगा पाते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो वो उनको और फैक्ट्री वगैरह में भी काम करना पड़ता है, गाय वगैरह पाल के अपना जीवन यापन वो करते हैं। इंडिया में लगभग 80% किसान जो हैं वो छोटे फार्मर्स ही हैं, जैसे कि सेकर है, और लगभग सिर्फ 20% फार्मर्स ही हैं जो बड़े फार्मर्स हैं, रामलिंगम जैसे। रामलिंगम बड़ा फार्मर था, है ना, उसकी मिल भी थी। और शेखर जो है छोटा फार्मर है। 80% फार्मर्स हमारे देश में छोटे फार्मर्स ही हैं। और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं बहुत ही बड़े बड़े लैंड पे कल्टीवेट करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। लार्ज पार्ट जो उनका प्रोड्यूस होता है, जो बड़े फार्मर्स का होता है, वो बाजार में बेचने के लिए जाता है। और उन्होंने काफ़ी जो फार्मर्स जिनके खूब बड़े बड़े लैंड है, उन्होंने अपने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिए हैं, जैसे कि दुकानें खोल ली हैं और पैसा उधार देते हैं, व्यापार करते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी लगा ली हैं, जैसे रामलिंगम ने लगा ली थी राइस मिल। हम लोगों ने देखा कि वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कालपट्टू में जो जैसे फार्मिंग होती है देखा हमने। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मैनी पीपल इन रूरल एरियाज, फार्मिंग के अलावा काफ़ी सारे लोग जो जंगलों पे डिपेंड करते हैं, जानवरों पर। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवरों को पाल करके पैसा कमाते हैं। डेयरी प्रोड्यूस जैसे कि दूध, गाय, घी, मक्खन, ये सब बेचते हैं। फिशिंग है ना, फिशिंग भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ विलेजेस ऐसे हैं सेंट्रल इंडिया में, मतलब मध्य प्रदेश वगैरह वाले रीजन में, जहाँ पे फार्मिंग भी होती है और एंड कलेक्शन और जंगलों से भी वो सामान लाते हैं और उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और वो भी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। मतलब जंगलों से काफ़ी सारे फल, पेड़ों की जड़ें या फिर काफ़ी सारी वो इस्तेमाल में आती हैं, दवाइयाँ और
मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि महुआ, तेंदू लीव्स और हनी जो है, जो कि ट्रेडर्स को वो लोग बेच देते हैं। शहद वगैरह, तेंदुआ वगैरह, तेंदुआ नहीं सॉरी तेंदू करके होता है, तेंदू की लीव्स होती हैं और उनसे एडिशनल इनकम उनको मिल जाती है। सिमिलरली जो है वो दूध भी बेच देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने आसपास, जिससे उनको मतलब थोड़ी सहायता मिल जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मतलब है? देखिए जैसे कि क्या होता है ना कि गाँव में सबके पास एक एक दो दो गाय भैंस हैं। अब जो वो एक्स्ट्रा दूध होता है वो एक ऐसी एक छोटी सी कंपनी टाइप की होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको बेच देते हैं तो उससे उनको पैसे मिल जाते हैं। इन कोस्टल एरियाज जो समुद्री तटों पर बसे हुए गाँव वगैरह हैं, वहाँ पर लोग मछली पालन करते हैं। तो मछली पालन के बारे में कालपट्टू में तो हम लोगों ने देख लिया था हमने कैसे वो खेती वगैरह करते हैं। अब हम लोग अरुणा के और पेरीवेलन की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पेटूपेट में रहते हैं। अब विलेज क्लोज टू कालापट्टू, कालापट्टू के पास ही पेटूपेट एक विलेज है, उसके बारे में हम देखते हैं स्टोरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा बचा, हाँ ये वाला रह गया था ना, टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। तो नागालैंड में टेरेस फार्मिंग कैसे होती है। ये जो विलेज है जिसका नाम चिजामी विलेज है, कॉल्ड चिजामी विच इज़ अ फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। तो चिजामी विलेज है फेक डिस्ट्रिक्ट में नागालैंड की। यहाँ पर लोग जो हैं वो चाखेसांग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और टेरेस फार्मिंग करते हैं। तो नागालैंड में टेरेस फार्मिंग होती है, चाखेसांग कम्युनिटी के द्वारा की जाती है। इसका मतलब ये है कि लैंड जो है ना, टेरेस फार्मिंग क्या होता है, हिल पर यानी कि जो पहाड़ों पर जो लैंड होता है वो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा सा होता है और उनको इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड कार्व्ड आउट इन द स्टेप्स। तो मतलब एक पहाड़ों पे काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा लैंड होता है, उसको पहले प्लेन करते हैं और फिर उनको सीढ़ी जैसा ऐसे कैसे करके, जैसे सीढ़ी होती है ना, इस तरीके से वो काट देते हैं ताकि पानी भी उस पर रुक जाए और अच्छे से उस पर कल्टीवेशन हो सके। ऐसा लैंड होता है इस पर तो फसल उगाना मुश्किल है, तो टेरेस फार्मिंग सी कर देते हैं थोड़ी, है ना। तो थोड़े से स्टेप्स वगैरह बना देते हैं जिससे वो अच्छे से कर पाए फार्मिंग। द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड्स, उनके अपने अपने खेत होते हैं, बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर फील्ड। सबके अपने अपने भी फील्ड हैं और एक दूसरे के साथ भी मिलकर के काम करते हैं। 6 से 8 का ग्रुप बना लेते हैं माउंटेन साइड पे और वो वीड्स का मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको उखाड़ देते हैं। हर ग्रुप जो है साथ में बैठ करके खाते हैं और अपना दिन गुजारते हैं। दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज कम्प्लीटेड। तो साथ में काम करते हैं जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। अब हम लोग देखते हैं पेटूपेट विलेज के बारे में, अरुणा और पारीवेलन की कहानी। कालपट्टू के पास ही एक और गांव है पेटूपेट। यहाँ के लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं फिशिंग करके, मतलब वो मछली पालन करते हैं या फिर मछली पकड़ के लाते हैं समुद्र से। और इनके घर जो होते हैं वो समुद्र के पास होते हैं। एंड वन फाइंड्स रोज ऑफ कैटामांस एंड नेट्स लाइंग अराउंड। तो आप लोग नेट्स वगैरह सूखती हुई इनके घरों के बाहर इजीली देख सकते हैं। लगभग सुबह के 7 बजे काफ़ी सारी एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है बीचेस पर। ये टाइम होता है जब काटामार्स रन विद देयर कैच एंड विमेन गैदर टू बाय एंड सेल फिश। तो काटामार्स जो है आ जाते हैं, जो उन्हें फिशेस पकड़ी होती है, विमेन आ जाती हैं खरीदने के लिए। फिर माई हस्बैंड पारीवेलन, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टुडे। तो कहती है कि मेरा हस्बैंड पारीवेलन और उसके भाई और कुछ लोग जो है आज लेट आए और मेरे को काफ़ी ज़्यादा उनके लिए चिंता हो गई थी। दे गो टू द सी टुगेदर इन आर कातामारन। तो हमारे कातामारन में जो है वो सी में साथ में गए थे। उन्होंने कहा दे सेड दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म, मतलब वो बता रहे थे कि वो एक तूफान में फंस गए थे। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली। तो जो फिश पकड़ के लाए मैंने कुछ फिश तो अपनी फैमिली के लिए रख दी और आई विल ऑक्शन द रेस्ट, बाकी मैं बेच आऊँगी। मनी जिससे जो मैं बेच के लेकर के आऊँगी वो हम 4 हिस्सों में बांट देंगे, क्योंकि ईच वन फॉर ईच पर्सन। 4 लोग गए थे, मतलब जितने भी लोग गए थे जो भी उनका हिस्सा बनता है उस हिसाब से मैं उन्हें बांट दूंगी। तो 4 हिस्से होंगे। हु वेंट फॉर फिशिंग एंड 4th वन इज फॉर द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब जिस सामान से उन्होंने जो है फिशिंग करी है। देखिए 3 हिस्से तो 3 लोगों में बटेंगे, 3 लोग गए थे। और चौथा हिस्सा इक्विपमेंट का, मतलब जिसका वो सामान है, चौथा हिस्सा उसको जाएगा। सिंस वी ओ द काटामरन इंजन एंड नेट्स वी गेट दैट शेयर टू। तो क्योंकि इनका नेट है, काटामरन है, इंजन है, इसलिए इनको भी जो चौथा हिस्सा है सामान वाला वो इनको भी मिलेगा। तो कहते हैं कि हमने बैंक से लोन लिया था और हमने इंजन खरीदा था विच इज फिक्स्ड ऑन टू द काटामरन, जो काटामरन पे लगाया था और सी पे जाते हैं सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच। तो इंजन वाली जो बोट होगी उसमें आराम से जाकर के वो अच्छी सी कैच पकड़ के लेकर के आ सकते हैं, अच्छी फिशेस ला सकते हैं। विमेन जो कि फिश खरीदती हैं वो अपने साथ बास्केट कैरी देम इन बास्केट्स टू बी सोल्ड इन द नियर बाय विलेजेस। तो यहाँ से कहती हैं कि विमेन काफ़ी सारी खरीदती हैं फिशेस और आसपास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं अपनी टोकरियों में लेकर के। और देन काफ़ी ट्रेडर्स भी हैं जो कि
सामान यहाँ से फिशेस खरीदते हैं और शहरों में शॉप्स पे बेच आते हैं। आई विल ओनली फिनिश द ऑक्शन बाय नून, तो इस सारा बेचना में नून तक मेरा ख़त्म हो जाएगा। इवनिंग में मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेटिव्स जो हैं अनटेंगल करेंगे, मतलब खोलेंगे और जो नेट है उनको रिपेयर करेंगे, ठीक से रखेंगे। फिर अगले दिन सुबह मॉर्निंग में लगभग सुबह 2 बजे दे विल सेट आउट टू द सी अगेन, मतलब रात के लगभग 2 बजे आप कह लीजिए सीज में वो फिर से चले जाएंगे। एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 मंथ्स ड्यूरिंग द मानसून, हर साल लगभग 4 महीने मानसून के टाइम पर सी में नहीं जा सके क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है और उस समय पर फिशेस जो है वो अंडे दे रही होती हैं। इस टाइम पर हम लोग जो हैं वो ट्रेडर से उधार लेकर के सर्वाइव करते हैं। इसकी वजह से हम लोगों को अपनी फिशेस जो है ट्रेडर को सेल करनी पड़ती हैं और एंड कैन नॉट डू आर एक्शन। अब अगर ट्रेडर से वो लिया है, उधार लिया है, तो ट्रेडर्स को ही बेचनी पड़ती है और हम लोग अपने हिसाब से नहीं बेच सकते, ऑक्शन करके बोली लगा के नहीं बेच सकते। दोज लीन मंथ्स, मतलब वो जो लीन मंथ्स होते हैं जहाँ पैसे नहीं आते, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो कहते हैं कि लास्ट ईयर जो है सुनामी भी आ गई थी जिसकी वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। अब रूरल लाइवलीहुड यहाँ पे हमें बताते हैं, जो रूरल एरियाज़ के गांव में रहने वाले लोग हैं वो कई तरीकों से अपना पैसा कमा लेते हैं। कुछ जो है फार्म्स में, खेतों में वर्क करते हैं और अपनी जीवन यापन जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि दूध बेच करके और गोल्ड स्मिथ और कुछ पॉट्स बनाते हैं, कुछ कपड़े वगैरह धोते हैं, काफ़ी सारे। तो फार्म के अलावा और सारे जैसे कि काम करते हैं। जो फार्म में वर्क करते हैं उसमें क्या क्या होता है कि भाई लैंड प्रिपेयर किया जाता है फसल को मतलब उगाने के लिए। पहले ज़मीन तो अच्छी होनी चाहिए, फिर उस पर बुआई होती है, फिर जो फालतू की चीज़ें होती हैं उसको काटा जाता है और फिर उसके बाद क्रॉप उगाई जाती है। तो वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप, हम नेचर पे डिपेंड करते हैं कि भाई ये क्रॉप ग्रो होगी। तो ये कहते हैं इसलिए हमारी जो लाइफ है वो कुछ हेंस लाइफ रिवॉल्व अराउंड सर्टेन सीजन, कुछ सीजन्स में, कुछ महीनों में हमारी ज़िंदगी उसके ही चारों ओर घूमती रहती है। लोग बिजी होते हैं गेहूँ उगाने में या फिर फसल उगाने में और फिर उसकी कटाई में, एंड लेस सो एट अदर टाइम्स। और उसके इस जब सीज़न चल रहा होता है कटाई का, बुआई का, तब तो बिजी रहते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा कम बिजी होते हैं, काम खाली रहते हैं। रूरल पीपल जो है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग लोग अलग अलग फसलें उगाते हैं। हाउएवर वी डू फाइंड सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड इन प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। अलग अलग हिस्सों में देश की अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, बट उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो लाइफ है वो मोर और लेस सेम ही होती है। हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपन द लैंड दैट दे कल्टिवेट। तो किस तरीके से लोग सर्वाइव करेंगे या कैसे अर्न करेंगे वो डिपेंड करता है कि उनकी ज़मीन कैसी है। काफ़ी सारे मैनी डिपेंड ऑन दोज लैंड्स फॉर वर्क एज लेबरर्स। तो कुछ लोग जो होते हैं वो लेबर की तरह, मजदूर की तरह काम करने के लिए मजबूर होते हैं ज़मीनों पर क्योंकि उनके पास अपना कोई लैंड नहीं होता। तो कुछ फार्मर्स होते हैं जो अपनी क्रॉप्स उगाते हैं, खुद के लिए भी अपने लिए रख लेते हैं और बाकी जो बचती है वो मार्केट पे बेच देते हैं। सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स फ्रॉम होम दे हैव बोरोड मनी। कुछ लोगों को भाई जिन ट्रेडर्स से या मनी लेंडर्स से जिन्होंने फसल खरीदी होती है उनको ही बेचनी पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए। फैमिली को कई बार जो है मनी बोरो करनी पड़ती है, पैसा उधार लेना पड़ता है जब कोई काम नहीं होता। कुछ फैमिलीज़ होती हैं रूरल एरियाज़ में जो कि थ्राइव करती हैं लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, काफ़ी बड़े बड़े लैंड बिजनेसेस एंड अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। कुछ गांव के लोग होते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े लैंड्स भी होते हैं, बिजनेस और दूसरे काम भी करते हैं। पर ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं वो और फिशिंग फैमिलीज़ या फिर क्राफ्ट पर्सन होते हैं विलेज के, उनके पास मतलब ज़्यादा काम नहीं होता है पूरे साल पैसा कमाने के लिए। तो कुछ फैमिलीज़ जो बड़ी बड़ी हैं वो तो अच्छे से रह पाती हैं, पर ज़्यादातर फैमिलीज़ जो छोटी हैं जिनके पास लैंड नहीं है या फिर वो लैंडलेस लेबरर्स हैं, मजदूर हैं, उनके पास साल में काफ़ी कम ही काम होता है और काफ़ी कम ही कमा पाते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर में देख लिया रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में कि गाँव में किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।